वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पॉलिटी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न ये है कि भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर है 1956। इस वीडियो में केवल और केवल आपको जो है उत्तर बताए जाएंगे, जिससे कि आप लोग का समय बचे। ठीक, तो इस पहले प्रश्न का हमारा जो उत्तर है वो 1956 है। अगला प्रश्न, कावेरी जल विवाद के अंतर्गत राज्य हैं। आपको बताना है कि जो कावेरी जल विवाद है उसके अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। कर्नाटक, तमिलनाडु, पौंडीचेरी और केरल आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, नागरिकता के अर्जन हेतु मतलब नागरिकता के प्राप्त करने हेतु जो शर्तों को नियत करने की शक्ति किसमें अंतर्निहित होती है? तो ये पावर किसके अंडर में होती है सिटीजनशिप को लेके? तो ये पावर होती है केवल संसद के पास। किसके पास? संसद के पास। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा ऐसे व्यक्ति ऐसे कर से उन्मुक्ति प्रदान किया गया है जिसकी आय को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि हेतु प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए अनुच्छेद 27 याद रखिएगा। अनुच्छेद 27 भारत के प्रधानमंत्री का पद है। तो आपको बताना है कि भारत के प्रधानमंत्री का पद कैसा है। तो भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा सृजित है। ठीक है, संविधान में ये निहित है। भारत का प्रधानमंत्री सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है। जी हाँ, तो भारत का प्रधानमंत्री सत्ता दल का अध्यक्ष हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, लेकिन वह अपनी पार्टी के अध्यक्ष नहीं है। पार्टी के अध्यक्ष कोई और हो सकता है, जैसे वर्तमान में जेपी नड्डा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। यह है भारत का प्रधानमंत्री के संबंध में स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोला जा रहा है कि संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों को का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। जी हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। तो संसद के दोनों सदनों से मतलब राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए प्रधानमंत्री स्वतंत्र है। तो पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था? तो ये थी इंदिरा गांधी। इनका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट, नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? तो इसमें आपको नाम याद रखना है, ध्यान दीजिएगा। तो ए ऑप्शन है मोरारजी देसाई, बी ऑप्शन है राजीव गांधी, और सी वीपी सिंह, और डी ऑप्शन है पीवी नरसिम्हा राव। तो पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री के जब वो पद उन्होंने ग्रहण किया तो वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। ठीक, देखिए, अगर कोई किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो वो प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर किसी न किसी सदन का सदस्य होना जरूरी है। तो सदन मतलब लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना अनिवार्य हो जाता है 6 महीने के अंदर। तो प्रश्न ये है कि नियुक्ति के समय जब अपॉइंट हुए, ठीक, नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे? तो वह है पीवी नरसिम्हा राव। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण के समय राज्यसभा का सदस्य थी या थे? तो यहाँ पे सही उत्तर है श्रीमती इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत के कौन से प्रधानमंत्री अविश्वास मत, ठीक है, नो कॉन्फिडेंस में पराजित हुए? तो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर 2 सही है, ये 3 सही है और 4, मतलब कि विश्वनाथ प्रताप सिंह भी, एच.डी. देवेगौड़ा भी और अटल बिहारी वाजपेयी, ये तीनों प्रधानमंत्री अविश्वास मत पद में पराजित हुए। तो इसका उत्तर होगा 2, 3 और 4। अगला प्रश्न, यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो
ठीक है, यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएगा। ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, धन विधेयक को परिभाषित किया गया है तो धन विधेयक को अनुच्छेद आर्टिकल 110 में डिफाइन किया गया है। ठीक, मनी बिल को। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, आपको बताना है कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो एक तरफ जो है वो अनुच्छेद दिए हुए और उनसे संबंधित बातें कही गई हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 153 बताता है मुख्यमंत्री के दायित्व को, तो ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। अब आते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न यह है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उन बातों को छोड़कर जिनमें राज्यपाल स्वविवेक से कार्य करता है, अन्य कार्यों के निर्वाह में उसे सहायता और सलाह प्रदान करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। तो इसका अनुच्छेद बताना है। तो ये है अनुच्छेद 163, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा एक अनुच्छेद राष्ट्रपति को नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक मतलब CAG की बात की जा रही है, तो CAG को नियुक्त करने की शक्ति किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है। तो यह है अनुच्छेद 148। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति की सलाह के लिए रख सकता है। तो ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 200, आर्टिकल 200। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 368 निम्न का प्रतिनिधित्व करता है। तो अनुच्छेद 368 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से रिलेटेड है। ये कठोरता और नमनीयता को रिप्रेजेंट करता है, आर्टिकल 368। अब बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। भारत में वयस्क मताधिकार के लिए मूलतः 21 वर्ष की अवस्था निर्धारित थी, परंतु अब इसे घटाकर 18 वर्ष निर्धारण कर दिया गया है। आपको बताना है कि ये बात या ये काम कब किया गया था, मतलब जो वोट देने का अधिकार है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस वर्ष में किया गया था। तो ये किया गया था 1989 में, 1989 में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का 79वां 79th संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण को लेके। तो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में SC और ST के रिजर्वेशन से रिलेटेड है 79th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अगला प्रश्न, संविधान की 6ठी अनुसूची में दी गई स्वायत्त जिला परिषद ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल उत्तर पूर्व भारत के किस राज्य में लागू नहीं होती है। यहां पे बोला जा रहा है नहीं होती है, तो ये है नागालैंड, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची का विषय नहीं है। तो राज्य सूची का विषय क्या नहीं है, न्यायालय का अवमानना। अगला प्रश्न, केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है। तो ये बात कही गई है 7वीं अनुसूची में, 7th शेड्यूल में। तो केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों के बंटवारे की बात संविधान की 7वीं सूची में की गई है। अगला प्रश्न, भारत में केंद्र को शक्तिशाली बनाने का एक संवैधानिक कारण है क्या। ये है संघीय सूची, क्योंकि संघीय सूची में केंद्र के से संबंधित शक्तियों का जिक्र किया गया है। ठीक है, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है। तो 8वीं अनुसूची में याद रखिए 22 भाषाएं हैं। अगला प्रश्न, लोक संप्रभुता भारतीय संविधान में है। ठीक है, तो लोक संप्रभुता भारतीय संविधान में संपूर्ण और व्यापक है। क्या है, संपूर्ण और व्यापक। अगला प्रश्न, भारतीय संघीय व्यवस्था के विषय में, यहां पे संघीय व्यवस्था की बात की जा रही है, फेडरल स्टेटस की बात की जा रही है, के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है। इन शब्दों को ध्यान से देखा कीजिए। ठीक है, प्रश्न में पूछा जा रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है राज्यसभा में
राज्यों का समान प्रतिनिधित्व, ये स्टेटमेंट गलत है। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था की विशेषताओं को भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया है? ठीक है, तो यहां पे सही है दोनों संघीय एवं एकात्मक व्यवस्था की विशेषताएं। तो अपने संविधान में आपको जो है फेडरल कैरेक्टर भी दिखाई पड़ेगा और यूनिटरी कैरेक्टर भी दिखाई पड़ेगा, तो दोनों संघीय एवं एकात्मक व्यवस्था की विशेषता। अगला प्रश्न, संसदात्मक सरकार, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के निम्न में कौन सी विशेषता नहीं है? तो संसदात्मक सरकार की निम्न में कौन सी विशेषता नहीं है? तो इसका सही उत्तर है कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो जो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें राजनैतिक समानता का उल्लेख नहीं है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सूचना के अधिकार के विषय में सही है? आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट राइट टू इंफॉर्मेशन को लेके सही है। तो यह एक विधिक अधिकार है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है? तो भारत के संविधान की जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, उसका संशोधन एक बार किया गया है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार आपातकाल में छीना नहीं जा सकता है? तो वो है राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में कौन सा नागरिकता का आधार है? ठीक है, तो किस आधार पर नागरिकता आपको मिलेगी भारतीय के संविधान में? ठीक है, तो इसमें क्या होना चाहिए? भौगोलिक आधारित उत्पत्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। तो निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में कौन सा नागरिकता का आधार है? तो भौगोलिक आधारित उत्पत्ति। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित नहीं है? तो आपको बताना है कि डीपीएसपी में कौन सा नहीं है। तो ये है ऑप्शन नंबर ए, धर्म को अबाध रूप से बिना बाधा से मानने, आचरण तथा प्रचार की स्वतंत्रता। तो ये डीपीएसपी में नहीं आता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में नहीं आता है, ये फंडामेंटल राइट में आता है। तो यहाँ पे इसका उत्तर क्या होगा? सही, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो भारतीय संविधान में जो डीपीएसपी का जो उद्देश्य है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये है लोक कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना, ऑप्शन नंबर सी। वनों और पर्यावरण के संरक्षण हेतु प्रावधान का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में है? फिर से देखिए इस प्रश्न को, वनों और पर्यावरण के संरक्षण हेतु प्रावधान का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में बात की जाएगी, या कहां पे बात की गई है? तो ये है, आपको मिलेगा मूल कर्तव्य में बात की गई है, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार निम्न में से किसके पास है? तो ये है पावर संसद के दोनों सदनों को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। जब राष्ट्रपति एक विधेयक को पुनर्विचार हेतु ये ब्रैकेट में लिखा गया अनुच्छेद 111 के अंतर्गत, ठीक है, वापस करता है, तब यह उदाहरण है किसका? तो ये उदाहरण है निलंबित निषेधाधिकार का। ठीक है, तो सस्पेंशन वीटो का पावर है ये, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत में राष्ट्रपति को संसद के संबंध में प्राप्त नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा अधिकार भारत में राष्ट्रपति को संसद के संबंध में प्राप्त नहीं है? तो इसका ऑप्शन जो सही है वो ये है कि राज्यसभा का विघटन कर सकेगा।
ध्यान दीजिए, राज्यसभा जो एक परमानेंट बॉडी है, ठीक, ये कभी विघटित नहीं होती है, तो राज्यसभा का विघटन नहीं कर सकेगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, निम्न में कौन भारत के राष्ट्रपति के विशेषाधिकार है? ठीक है, तो राष्ट्रपति के विशेषाधिकार की बात की जा रही है। तो लोकसभा को भंग करना ये है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति ये भी है, संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करना ये भी है, और उपरोक्त सभी। तो यहां पे ऑप्शन नंबर डी सही है, उपरोक्त सभी। भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति के पद की शपथ भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर कभी भी आसीन नहीं हुए थे? आपको बताना है कि कौन इनमें से कभी भी उपराष्ट्रपति नहीं बने। तो यहाँ पे ऑप्शन है, पहला डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी.एस. शेखावत, और डी ऑप्शन है फखरुद्दीन अली अहमद। इस प्रश्न का सही उत्तर है फखरुद्दीन अली अहमद कभी भी उपराष्ट्रपति नहीं रहे। निम्नलिखित में से कौन एक सदन का सदस्य बने बगैर सदन की अध्यक्षता करता है? ठीक, तो भारत का उपराष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन की सदस्यता के बिना संसद के दोनों सदनों की बैठकों में भाग ले सकता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है भारत का महान न्यायवादी, मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक, वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, लेकिन वो राज्यसभा और लोकसभा जो दोनों सदन है उनकी बैठकों में भाग ले सकता है। कौन? भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, भारत में संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप उपबंधित है। ठीक है, ये उपबंधित है, मतलब इसका जिक्र है भारतीय संविधान की 3य अनुसूची में, 3rd शेड्यूल में। नेक्स्ट, भारत में संघीय कार्यपालिका सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये उत्तरदायी है लोकसभा के प्रति। तो भारत में संघीय कार्यपालिका सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है। कब होती है? तो जब साधारण विधेयक की बात होती है तब भारतीय संसद के दोनों सदनों की ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान है। तो साधारण विधेयक के संबंध में। अगला प्रश्न, लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है किसके सामने? लोकसभा के समक्ष, लोकसभा में। अगला प्रश्न, निम्न में से भारतीय संघ में, ठीक है, इंडियन फेडरल में नए राज्यों को प्रवेश कराने की शक्ति किसके पास है? तो ये पावर है संसद, पार्लियामेंट के पास। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान है? तो पंचायती संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में ये बात बोली गई है? तो ये है भाग 9। अगला प्रश्न, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो ये है पार्ट 4, चतुर्थ भाग में, ऑप्शन नंबर बी। तो संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो चतुर्थ भाग में, पार्ट 4। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। तो आपको बताना है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। ठीक, किसके प्रतिनिधि थे? तो संविधान सभा के सदस्य जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट इलेक्टेड थे। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, ठीक है, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। ये फिर रिपीटेड क्वेश्चन है। ओके, अब आते हैं संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? यहां पे पूछा जा रहा है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, तो ये थे वेनेगल नरसिंह राव या वी एन राव।
संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो भी निर्णय लिए का उनका आधार क्या था? तो संविधान सभा में सभी निर्णय सहमति और समायोजन, ठीक है, सहमति और समायोजन के आधार पर लिए गए। अगला प्रश्न, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, ठीक है, लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है किससे? तो संविधान की जो प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है, वो इस से प्रारंभ होती है, हम भारत के लोग, ठीक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। भारत की संप्रभुता किस में निहित है? अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की संप्रभुता जो है किस में निहित है, तो भारत की जनता में, ठीक। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ, आपको बताना है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ, तो ये है 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? तो ये जोड़ा गया था संविधान संशोधन 42। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? तो भारत के लोग। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो ये आपको बताना है कि भारत की जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो किस देश के संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है, तो आपको बताना है समवर्ती सूची को कॉन्सेप्ट, जो कंकरेंट लिस्ट है उसका कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से। अगला प्रश्न, विधि के समक्ष समता वाक्य कहां से लिया गया है? तो विधि के समक्ष समता वाक्य ये ब्रिटेन से लिया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है, इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो ये है 8वीं अनुसूची में, ठीक। तो भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है और इन राजभाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में किया गया है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाअभियोग चलाया जा सकता है? तो यह अनुच्छेद है 61। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद, तो संविधान के किस आर्टिकल द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है? तो ये आर्टिकल नंबर 108 है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन नंबर 108, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 148। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? तो यह है अनुच्छेद आर्टिकल 48A। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो यह है अनुच्छेद आर्टिकल 32। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? फिर ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अनुच्छेद 32। निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है? तो ये बात की जाती है अधिकार परीक्षा। ऑप्शन नंबर बी। संपत्ति का अधिकार आज की डेट में कैसा अधिकार है? तो ये एक लीगल राइट है, कानूनी अधिकार है, ठीक है। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न में, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है किसके द्वारा? तो ये की जाती है उच्चतम न्यायालय द्वारा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। इस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? आपसे पूछा जा रहा है कि अध्यक्षता कौन करता है। बुलाता राष्ट्रपति है लेकिन अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा स्पीकर करता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? ठीक है, तो यह है शून्यकाल, जीरो आवर। अगला प्रश्न,
संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, भारत के संचित निधि से धन निर्गमन पर किसका नियंत्रण होता है? तो भारत की जो संचित निधि है, मतलब कॉन्स्टिट्यूटिव फंड ऑफ इंडिया से अगर धन निर्गम की बात की जाए तो उस पर किसका नियंत्रण होता है? तो यहाँ पे सही उत्तर है संसद का, पार्लियामेंट का। ठीक है, तो पार्लियामेंट याद रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है। ठीक, तो भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद द्वारा महाभियोग लाया जाता है, और महाभियोग की बात जो है आर्टिकल 61 में की गई है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है? आपको बताना है कि किस पावर के तहत जो है, किस आर्टिकल से ऑर्डिनेंस जारी करने की बात की जाती है। तो यह है अनुच्छेद 123, ऑप्शन नंबर सी। उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु जो पद्धति है वो समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति, ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में अगर विवाद हो जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ली जाती है, ऑप्शन नंबर सी। राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? तो राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता या सभापतित्व उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है? यहां पे बताना है आपको कि उपराष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो कौन कौन वोटिंग करता है। तो इसका सही उत्तर है लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य, ऑप्शन नंबर सी। उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति का नाम था डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला प्रश्न, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है। तो राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है, ऑप्शन नंबर डी, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु निम्नलिखित में से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 30 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति या ये बोला जाए कोरम की संख्या क्या होती है? तो ये होती है कुल सदस्य संख्या का 1/10। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिया जाना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है 14 दिन, 14 डेज। अगला प्रश्न, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? तो राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन ये 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 3 अप्रैल 1952। राज्यसभा विघटित हो जाती है, राज्यसभा विघटित हो जाती है, तो ध्यान दीजिए राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होती है, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त हैं? ठीक, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन। तो नई ऑल इंडिया सर्विसेज के गठन में जो है राज्यसभा को ज्यादा अधिकार है। निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है? ठीक, तो निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है? तो अध्यक्ष के निर्वाचन में। अगला प्रश्न, किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जन महत्व का अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो ये कहलाता है स्थगन प्रस्ताव, ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियन समुदाय को 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है? तो ये आर्टिकल है आर्टिकल 331 बी। लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। अगला प्रश्न,
लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। अगला प्रश्न, लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है? यहाँ पे पूछा जा रहा है लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है? तो विघटन द्वारा, सूत्रावसान द्वारा, स्थगन द्वारा। तो इनमें सभी के द्वारा। राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियां किस क्षेत्र में? तो ये है संविधान संशोधन करने के विषय में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय। इस प्रश्न को यूपीएससी ने और स्टेट कमीशन ने कई बार पूछा है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय को जाना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति मतलब रिटायरमेंट की एज क्या है? तो ये है 65 साल। तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनका रिटायरमेंट 65 साल पे होता है। न्यायिक पुनर्वलोकन जुडिशियल रिव्यू की व्यवस्था भारत और यूएसए में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। अगला प्रश्न, जनहित याचिका दायर की जा सकती है? तो जनहित याचिका जो है उपरोक्त दोनों द्वारा दायर की जा सकती है। तो पीआईएल की बात की जा रही है, आपको जो है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों द्वारा दोनों में दायर की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय कौन सा प्रलेख जारी नहीं कर सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट कौन सा प्रलेख जारी नहीं कर सकता है? कौन सा रिट? तो ये है निषेधाज्ञा, ठीक। ऑप्शन नंबर बी। ये सर्वोच्च न्यायालय की बात की जा रही है, हाई कोर्ट की बात की जा रही है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये हाई कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय कौन सा प्रलेख जारी नहीं कर सकता है, कौन सा रिट जारी नहीं कर सकता? तो ये है निषेधाज्ञा, ऑप्शन नंबर बी। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? तो संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार प्राप्त है सर्वोच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सुप्रीम कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो मूल ढांचे की बात की गई थी केशवानंद भारती केस में, 1973 का है ये केस। अगला प्रश्न, भारत के उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को कैसा अधिकार प्राप्त है? तो इसको प्राप्त है प्रारंभिक, अपीली और परामर्शदायी क्षेत्राधिकार, ऑप्शन नंबर डी। संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की रिपोर्ट की समीक्षा करती है? ठीक है, आपको उस समिति का नाम बताना है। तो ये है लोक लेखा समिति, ठीक है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, पीएसी। अगला प्रश्न, भारत के समितियों के सदस्य अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। संसद के समितियों के सदस्य, ये क्वेश्चन है, संसद के समितियों के सदस्य अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं अथवा सदन द्वारा अपने सदस्यों के मध्य से निर्वाचित किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है, ये आपको बताना है। तो संयुक्त संसदीय समिति, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी, जेपीसी की बात की जा रही है। इसमें लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो ये संख्या होती है 30-15, 30 एंड 15, ठीक है। तो लोकसभा से 30 और राज्यसभा से 15। अगला प्रश्न, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा के अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। ये प्रश्न आपको कैसे लगे
जहां पे अगर त्रुटि हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।